Hello students, bete good morning. Today we are going to start impulse. कल हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को पढ़ा था. आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इम्पल्स. इम्पल्स क्या होता है बेटे? इम्पल्स होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगे, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे और वो फोर्स कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो. जैसे जब हमारे पास एक क्रिकेट बैट है, हमारी तरफ बॉल आई, हम बॉल को जब हिट करते हैं तो वहाँ पर फोर्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है. वहाँ पर फोर्स कंटिन्यूसली क्या होता है? चेंज हो रहा होता है. दैट फोर्स इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स. उस फोर्स का हम क्या नाम रखेंगे? इम्पल्सिव फोर्स. तो बेटे सबसे पहले हमारे पास इम्पल्स क्या होगा? A large force acts on a body for a short time. एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा और वो बहुत कम टाइम तक लगेगा. दैट फोर्स इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स. ठीक है, इसको हम इम्पल्स भी कह देते हैं. एग्जाम्पल बेटे आपको बता ही दिया. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हिटिंग ए बॉल विद बैट. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल किकिंग फुटबॉल. दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? किकिंग फुटबॉल. हम फुटबॉल को किक करते हैं, उस टाइम पे जो फोर्स होता है वो फोर्स कांस्टेंट नहीं होता. वो फोर्स कैसा होता है? वेरिएबल फोर्स होता है. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ इम्पल्स. एक मिनट बेटे. नेक्स्ट कैलकुलेशन. देखो बेटे, कैलकुलेशन इम्पल्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं. इम्पल्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से रिप्रेजेंट करेंगे. आई इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम. आई किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम के इक्वल हो जाएगा. आई किसके इक्वल रहेगा? फोर्स इंटू टाइम. ठीक है. आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी. स्मॉल टाइम फॉर शॉर्ट टाइम. Force act on a body for a short time. That is known as impulse. उसको impulse कहेंगे. इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? हिटिंग ए बॉल. ठीक है. ये भी एग्जाम्पल हो सकता है आपके पाँव के ऊपर से कोई साइकिल का टायर गया है. ठीक है. पहले फोर्स कम होता है, फिर फोर्स ज्यादा होता है और फिर फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है. इसमें एक हम ऐड कर सकते हैं बेटे, फॉर ए शॉर्ट टाइम ड्यू टू विच लीनियर मोमेंटम चेंजेस. जिसके कारण क्या होगा? लीनियर मोमेंटम चेंज होगा. ड्यू टू विच लीनियर मोमेंटम चेंजेस. लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? यहाँ पर चेंज हो जाएगा. ये कैलकुलेशन फोर्स की, इम्पल्स की कैलकुलेशन क्या रहेगी? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम. आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी. ठीक है. ओके बेटे. यूनिट इम्पल्स यूनिट जब हमें बनानी है तो इम्पल्स इज, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड. तो क्या यूनिट रहेगी? न्यूटन सेकंड. न्यूटन सेकंड यूनिट रहेगी. डायमेंशन न्यूटन m1 l1 t माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड t. तो ये हो जाएगा m1 l1 t माइनस 1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स. ये इम्पल्स की डायमेंशन रहेगी. क्लियर है? ये डायमेंशन कल हमने पढ़ी थी स्टूडेंट्स. आपको अगर ध्यान हो तो, कि लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है? लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है? डायमेंशन. मोमेंटम क्या था? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. मास के लिए क्या करेंगे? m
वेलोसिटी L1t-1। तो इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम दोनों की डायमेंशंस क्या आई हैं, सेम आई हैं। यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन पर सेकेंड। डायमेंशन m1L1t-1। बेटे कंपटीशन के अंदर एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि आपको दो दो पेयर दे दिए जाएंगे, जैसे वर्क एनर्जी, इम्पल्स, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, और ये पूछा जाता है कि किस किस की डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगा। तो यहां से इम्पल्स का और लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गई, कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स कैसी क्वांटिटी रहेगी, वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके बेटे, इसको आप नोट करो, एक बार स्क्रीनशॉट लो। बेटे नेक्स्ट इसके अंदर हमें पढ़ना है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये कहती है इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। क्यों होगा भाई, अभी इसको प्रूव करते हैं। देखो I इज इक्वल टू क्या फार्मूला था, F मल्टीप्लाइड बाई डी टी। I इज इक्वल टू F इंटू डी टी, ये फार्मूला है। इसके बाद देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टाइम। टाइम कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से t तक। ये टाइम कहां से कहां हो सकता है, 0 से t तक हो सकता है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू, ये बेस्ट रहेगा बेटे, F डी टी है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो I इज इक्वल टू F की जगह पर हमने क्या पुट किया, डी पी बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी। डी टी से डी टी कैंसल, I इज इक्वल टू डी पी, ठीक है भाई, I इज इक्वल टू डी पी। dp क्या है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dp। लेट इनिशियल लीनियर मोमेंटम p1 था, फाइनल कितना हो गया p2। dp क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो I इज इक्वल टू p2 माइनस p1। तो इम्पल्स किसके इक्वल हुआ, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स किसके इक्वल आया है हमारा, चेंज इन मोमेंटम। तो यही जो है ये क्या कहलाता है, दिस इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो इम्पल्स के हमें दो फार्मूले मिले हैं भाई, I इज इक्वल टू, फर्स्ट फार्मूला क्या है, एफ डी टी, फोर्स एक्ट ऑन ए शॉर्ट टाइम ड्यू टू विच लीनियर मोमेंटम चेंजेस। और दूसरा फार्मूला क्या है इम्पल्स का, चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। क्लियर है? इम्पल्स के हमारे पास ये दो फार्मूले आए हैं फॉर योर न्यूमेरिकल्स। बेटे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं आपकी रेफरेंस बुक में, उन न्यूमेरिकल्स को आप करो। एक और देखो इसमें, इसी को कंटिन्यू हम कर रहे हैं। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा अब, वो टॉपिक ये है बेटे, हमारे को फोर्स टाइम ग्राफ दिया, फोर्स टाइम ग्राफ दिया। फोर्स टाइम ग्राफ में इफ फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट, और सेकंड है इफ फोर्स इज वेरिएबल, इफ फोर्स इज वेरिएबल। बेटे इनको समझना, ध्यान से समझना, फोर्स कांस्टेंट और फोर्स वेरिएबल का क्या मतलब है।
फोर्स कांस्टेंट का मतलब ये है भाई कि टाइम के साथ फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, टाइम के साथ फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, मींस फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, अब भी 5 न्यूटन लगा रहा हूं और 10 सेकंड बाद भी कितना फोर्स लगा रहा हूं, 5 न्यूटन, तो वो क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट फोर्स कहा जाएगा। और दूसरा वेरिएबल फोर्स, भाई वेरिएबल फोर्स सपोज ये है हमारे पास वेरिएबल फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, पहले 0 फोर्स था, फिर 1 न्यूटन लगाया, फिर 2 न्यूटन, फिर 4 5 6, फिर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता गया। तो ये जो फोर्स होता है जो कंटिन्यूअसली चेंज होता है, दैट इज नोन एज वेरिएबल फोर्स। उसको क्या कहेंगे हम, वेरिएबल फोर्स कहेंगे। तो फोर्स कांस्टेंट और फोर्स वेरिएबल, और क्या गिवन है आपके पास, फोर्स टाइम। तो इस ग्राफ का अगर हम एरिया कैलकुलेट कर लेना, एरिया ऑफ एफटी ग्राफ, एफटी ग्राफ का अगर हम एरिया कैलकुलेट कर लें, दिस गिव्स अस इंपल्स, ये हमें क्या देगा, इंपल्स देगा। ये एरिया हमने कैलकुलेट किया, ये एरिया कैलकुलेशन की, ये एरिया कैलकुलेट हमें, ये टोटल एरिया क्या बताएगा हमें, इंपल्स बताएगा। इसमें तो सिंपल आप लगा सकते हो, फोर्स अगर कांस्टेंट है, और बेटे अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आप इसके अंदर एरिया का फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल बनेगा एक तरह से। आप इसमें कैलकुलेशन कैसे करोगे, वेरिएबल फोर्स में। तो वेरिएबल फोर्स के लिए क्या करते हैं बेटे, वेरिएबल फोर्स के लिए हम छोटे छोटे पोर्शन बना लेते हैं। जैसे ये एक पोर्शन बन गया, ये पोर्शन एक तरह से किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट पोर्शन ये हमने बना लिया, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये अलग से एक रेक्टेंगल बन गया। अब ये देखो, ये वाला पोर्शन हम लेते हैं, इस पोर्शन में दो बन गए, ये तो ट्रायंगल हो गई हमारी, और ये नीचे रेक्टेंगल। इस तरह से हम अलग अलग एरिया कैलकुलेट करेंगे, और इससे फोर्स की, सॉरी फोर्स है, टाइम है, इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे बेटे, इंपल्स की कैलकुलेशन कर लेंगे। बाय दिस वी कैन मेजर इंपल्स, इससे इंपल्स की कैलकुलेशन हमारी होगी। क्लियर है। तो फोर्स कांस्टेंट है तो कैसे होगा, और फोर्स वेरिएबल है तो कैसे होगा। बेटे अगर फोर्स टाइम का ग्राफ दे रखा है, फोर्स और टाइम का ग्राफ दे रखा है, तो हम सिंपली जो एरिया है, एरिया ऑफ एफटी ग्राफ, एफटी ग्राफ का एरिया हमें क्या बताएगा, इंपल्स बताएगा। क्या बताएगा ये, इंपल्स। इसको एक बार नोट करो बेटे, और एक आधा न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी आपको गिवन है, जैसे मैं करवा देता हूँ। एक न्यूमेरिकल देखो, जैसे बेटे न्यूमेरिकल यहां पर दे रखा है, जीरो, 1.5, 2.5, 3, और ये 4, 1, 2, 3, ये 1, ये 2, ठीक है, ये है भाई 3, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2.5 को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.5 को। ये फोर्स है, ये टाइम है, ये फोर्स है और ये टाइम है। तो बेटे इसके अंदर सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो। बेटे स्क्रीन पॉज करो और इसको कैलकुलेशन करके देखो। क्या ट्राई भाई, ओके। देखो इंपल्स कैलकुलेट करना है, ये क्या है, ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस 1.5, हाइट कितनी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट है 3, प्लस ये देखो 1 बेस इंटू हाइट, या लेंथ इंटू ब्रेथ कर सकते हैं। इसके अंदर एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया 0.5 इंटू 2, हाइट कितनी 2,
ओके, प्लस ट्रायंगल भी है हमारे पास, हाफ इंटू बेस कितना 0.5, हाइट कितनी है ट्रायंगल की, हाइट है ट्रायंगल की 1, प्लस ये फिर से एक रेक्टेंगल बन गया, बेस सॉरी लेंथ कितनी 1, ब्रेथ कितनी 2, 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4.5 बाई 2, प्लस ये हो जाएगा भाई 0.5 को 10 कर दें, ओके, ये 1 पॉइंट प्लस का साइन आएगा, सॉरी, डेसिमल हटाने के लिए 0 लगाया, 2 2 3 प्लस 1 प्लस 0.5 बाई 2 प्लस 2, ठीक है, 3 4 5 6 और भाई 3 2 5 और 1 6 प्लस 5 बाई 2 8.5, कितना आंसर आएगा 8.5। तो इम्पल्स कितनी रहेगी बेटे, इम्पल्स इज 8.5, व्हाट विल बी द इम्पल्स 8.5, क्लियर, ओके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसी के एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स, ये समझ में आया। और बेटे इसमें साथ में यूनिट लगाओ, इम्पल्स की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन सेकंड, इम्पल्स की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन सेकंड। भाई नेक्स्ट इसी के अंदर हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स। हाँ बेटे, व्हेन ए क्रिकेटर कैचेज ए बॉल ही लोअर्स हिज हैंड, वो अपने हाथ नीचे की तरफ करता है, क्यों करता है, बिकॉज इम्पल्स इज देयर, वहां पर क्या होगी इम्पल्स होगी, which is equal to product of mass, sorry product of force and time, जो कि किसके इक्वल होगी, फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। इफ भाई अगर इफ ही लोअर्स हिज हैंड, वो अपने हाथ को नीचे लेकर जाता है, टाइम पीरियड इंक्रीजेस, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, I इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी होता है टाइम इंक्रीज, तो फोर्स रिड्यूसेस, फोर्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, हेंस द बॉल हर्ट्स लेस, बॉल उसको कैसी लगेगी कम लगेगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आ गया समझ में बेटे, करो इसको नोट। नेक्स्ट जो इसके अंदर एप्लीकेशन रहेगी, ए पर्सन फॉलिंग, ऐसी आप बहुत सारी एप्लीकेशंस बना सकते हो बेटे, जैसे कोई हाई जंपर है, उस हाई जंपर जब वो मिट्टी के अंदर गिरता है, ठीक है, हाई जंप आपने भी देखे होंगे, जब वो मिट्टी के अंदर गिरता है तो उसको चोट कम लगती है, बट अगर उसी हाई जंपर ग्राउंड में हम मार्बल फर्श या कोई सीमेंटेड फर्श कर दें, सीमेंटेड जो सरफेस है वो कर दें, तो वहां पर चोट ज्यादा लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि देखो इंपल्स तो होगी, अगर मिट्टी होगी, मिट्टी होगी, मड होगा, या फिर जो फोम वगैरह होता है वो होता है, तो फोम क्या करता है टाइम पीरियड को इंक्रीज करता है, फोम क्या करता है टाइम पीरियड को इंक्रीज करता है, और फोर्स को क्या हो जाता है रिड्यूस, इसी कारण से कम चोट लगती है, इसी कारण से चोट कैसी लगती है कम चोट लगती है। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद एक एग्जांपल ये भी है बेटे कि आपने कई बार चीनी मिट्टी के बर्तन, चाइना वेयर्स जिनको हम बोलते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, ये आपने देखा होगा पैकिंग में जब आते हैं तो इनके अंदर घास फूस और चारों तरफ कागज लगा होता है, न्यूज़पेपर इसके ऊपर रैप होते हैं। क्यों, क्योंकि बेटे इंपल्स होगा, ये किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करेंगे, क्या होगा फोर्स लगेगा, टाइम, इंपल्स, जब वो न्यूज़पेपर और जो भूसा वगैरह है, चारा वगैरह है,
वो क्या करेगा, टाइम को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा वो, टाइम को इंक्रीज करेगा, और टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसी कारण से चाइना वेयर्स टूटेंगे नहीं। सेम इम्पल्स के का एक एग्जांपल आपके बाइक वगैरह के अंदर भी होता है, शॉकर लगाए जाते हैं। शॉकर क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि कहीं भी आपको कोई भी जब जब रोड के अंदर कोई भी ब्रेकर वगैरह आता है तो वहां पर इम्पल्स होगा, फोर्स लगेगा बाइक के ऊपर, कुछ टाइम के लिए फोर्स लगेगा। बेटे स्प्रिंग क्या करता है, इम्पल्स स्प्रिंग क्या करता है, टाइम पीरियड को इंक्रीज करता है, और अगर टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ, टाइम पीरियड अगर इंक्रीज हुआ तो फोर्स कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह रेलवे बोगीज के अंदर भी बफर लगाए जाते हैं, वो इसी कारण से लगाए जाते हैं ताकि टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाए और फोर्स क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर है बेटे, आपकी रेफरेंस बुक में बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दे रखे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, पहले तो इसको नोट करो बेटे, 4-5 एप्लीकेशंस हैं इम्पल्स की, उन एप्लीकेशंस को अपनी नोटबुक में लिखो। नेक्स्ट इसके अंदर जो बेटे हम टॉपिक पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे बेटे, सॉरी वीडियो कट हो गई थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, इफ नो एक्सटर्नल, कोई भी एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, अगर एक बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ, देन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, सॉरी लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और क्या लिख सकते हैं, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ, देन टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज जीरो, देन टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज जीरो। दोनों डेफिनेशंस आप कोई सी भी एग्जाम में लिख सकते हो कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लीनियर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ तो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या रहने वाला है, जीरो रहेगा। क्लियर है। तो बेटे इसका हम प्रूफ करते हैं, देखो प्रूफ कैसे है, प्रूफ क्या है, प्रूफ ये है, लेट हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये बहुत सारे पार्टिकल हैं, फर्स्ट का मास m1, वेलोसिटी कितनी v1, सेकंड का मास m2, वेलोसिटी कितनी v2, थर्ड का मास m3, वेलोसिटी कितनी v3, n पार्टिकल का मास mn और उसकी वेलोसिटी कितनी है vn, उसकी वेलोसिटी कितनी है vn है। क्लियर है। तो ये टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, टोटल लीनियर मोमेंटम होगा p1 का प्लस में p2 प्लस में p3 अप टू pn, टोटल लीनियर मोमेंटम आया। ठीक है। F इज इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt होता है, F इज इक्वल टू dp बाई dt। अब भाई एक्सटर्नल फोर्स कितना, जीरो, अगर फोर्स जीरो है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, जीरो इज इक्वल टू dp बाई dt। तो हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करें, वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे हमारी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो वैल्यू आएगी। उसी के अकॉर्डिंग बेटे हम p का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, p का डिफरेंशिएशन क्या आया है, जीरो है,
तो P जीरो डिफरेंशिएशन कब आता है किसी का, जब वो वैल्यू कांस्टेंट हो। तो P क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। P क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट्स। बेटे नोट करो इसको, एक बार स्क्रीनशॉट लो। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड अब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और वो एप्लीकेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एप्लीकेशन फर्स्ट है रिकॉइल ऑफ गन, फर्स्ट है रिकॉइल ऑफ गन। और ये जो हमारी एप्लीकेशंस रहेंगी ये न्यूटन थर्ड लॉ में भी वैलिड रहेंगी। न्यूटन थर्ड लॉ की भी यही एप्लीकेशन होती है कि कहाँ पर ये हम इसको अप्लाई करते हैं। तो हमारा है रिकॉइलिंग ऑफ गन। बेटे आपने देखा होगा ये हमारे पास एक गन है, ठीक है, इस गन में यहाँ ट्रिगर है। तो यहाँ से जब बुलेट आगे की तरफ जाती है तो जो हमारी गन है वो पीछे की तरफ आती है। इसीलिए जो हमारे सोल्जर वगैरह हैं, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह के अंदर, जब भी पिस्टल को या बंदूक को चलाते हैं तो वो अपने कंधे से लगाकर चलाते हैं ताकि गन जो है वो पीछे ना जाए, गन पीछे ना जाए। क्योंकि अगर बुलेट आगे जाएगी तो गन किधर जाएगी, पीछे, और गन अचानक से पीछे जाएगी तो वो कहीं हर्ट ना कर दे। क्लियर है, आगे समझ में। तो लेट VB इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड MB इज वेलोसिटी, सॉरी, मास ऑफ बुलेट। VG इज वेलोसिटी ऑफ गन एंड MG इज मास ऑफ गन। तो बेटे यहाँ पर टोटल लीनियर मोमेंटम कितना रहेगा, टोटल लीनियर मोमेंटम अभी बताया था कितना होगा, 0 होगा। टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। क्लियर है। टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग, भाई फायरिंग से पहले ना इसमें वेलोसिटी ना इसमें वेलोसिटी, तो 0। फायरिंग से पहले बुलेट में कोई वेलोसिटी थी, नहीं थी। बुलेट गन में कोई वेलोसिटी थी, नहीं थी। तो बाद में कितनी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी ऑफ बुलेट MB VB इज इक्वल टू VG MG। क्लियर। तो VB MB इज इक्वल टू माइनस VG MG। ये नेगेटिव साइन किसके लिए आया है, क्योंकि गन जो है बुलेट से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। गन किधर जा रही है, बुलेट से ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए ये साइन किसका आया है, हमारा यहाँ पर माइनस का साइन आया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 क्वांटिटी दी मिलेंगी न्यूमेरिकल्स में, 4th क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी होती है कि बुलेट का मास इतना है, वो इतनी वेलोसिटी से गई, गन का मास इतना है, गन पीछे की तरफ जाएगी, कितनी वेलोसिटी से जाएगी। तो ये फार्मूला रहेगा। और ये किसकी एप्लीकेशन है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। एक एप्लीकेशन और भी है बेटे इसके अंदर, सेकंड है हमारे पास, जो सेकंड एप्लीकेशन रहेगी, सेकंड एप्लीकेशन है हमारी बॉम्ब। ठीक है। बॉम्ब से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो देखो, हमने एक बॉम्ब थ्रो किया, ठीक है। ये बॉम्ब यहाँ पर 3 पार्ट्स में गया। फर्स्ट का मास m1, सेकंड का मास m2 और थर्ड का मास m3। क्लियर। फर्स्ट किस वेलोसिटी से गया, v1, सेकंड किस वेलोसिटी से गया, v2, थर्ड किस वेलोसिटी से गया, v3 वेलोसिटी से गया। तो टोटल लीनियर मोमेंटम कितना होगा, m1v1 प्लस में m2v2 प्लस m3v3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पहले रेस्ट में था, फिर ये फटेगा
तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन पहले, और बाद में कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो बाद में कितना होगा, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3, ये कितना हो जाएगा भाई, 0। ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम अगर इसके अंदर करना चाहें तो नेक्स्ट, ये तो दोनों न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों पार्ट्स न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड जो हमारा एप्लीकेशन इसके अंदर आता है, थर्ड एप्लीकेशन है जब हम किसी बोट से उतरते हैं, ठीक है, किनारे पर बोट से उतरते हैं तो हम देखते हैं, आपने नोटिस किया होगा, आप झील वगैरह के अंदर गए होगे, आप बोट को अपने पांव से पीछे की तरफ पुश करते हो और उसका एक रिएक्शन क्या होता है, बोट आपको आगे की तरफ, मींस आपको ग्राउंड पर भेजती है और आप बोट को किधर भेज रहे हो, वापस पानी के अंदर भेज रहे हो। दैट इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल जो हमारा एक अलग से टॉपिक रहेगा वो रहेगा रॉकेट वाला। देखो रॉकेट ऊपर जाता है और उसकी गैस किधर आ रही है, नीचे जा रही है। ये सबसे अलग टॉपिक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे अलग लेक्चर में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आज हमने इंपल्स और लीनियर मोमेंटम किया, बेटे इसके न्यूमेरिकल्स करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।